हाय फ्रेंड्स। आज आपका फिर से इंग्लिश शाइन फैमिली में स्वागत है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं और रोजाना की बोरियत से बचना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 फ्रेज़ के बारे में, जो कि आपके 4 टॉपिक को कंसिस्ट करता है। नाउन फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़ एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज़। ये इंग्लिश ग्रामर की बुक जो कि कैम्ब्रिज पब्लिकेशन के थ्रू रिवाइज्ड एडिशन में है एनईपी 2020 की। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेज़ के बारे में। फ्रेज़ के बारे में जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इस फ्रेज़ में हम 4 फ्रेज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ऊपर आप चैप्टर नंबर 1 के कंटेंट में देख सकते हैं नाउन फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़ एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज़। उसके पहले हम ये देखेंगे फ्रेज़ होता क्या है? बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि फ्रेज़ में एक्चुअली ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ों में बड़ी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। सो फ्रेज़ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट गोइंग टू बी नाउन फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़ एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज़। सो ये फ्रेज का इंट्रोडक्शन चैप्टर है। आप स्टार्टिंग में देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 टोटल 16 वर्ड्स फ्रेजेस हैं जो कि वार्म अप सेक्शन में है। वार्म अप सेक्शन का मतलब ये जो आपने क्लास 6 और 7 में पढ़ाई की है उसी को डिटेल में क्लास 8 में आप देख रहे हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यू जस्ट यूज डिफरेंट फ्रेजेस विद सुटेबल वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंसेस। एक छोटी सी डिफिनेशन यहाँ पे फ्रेज के बारे में दी गई है। A phrase consists of two or more words that together form of a sentence. Phrase consist समाहित करता है दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जो कि पार्ट होता है किसका? सेंटेंस का। सेंटेंस में किसी सेंटेंस में अब आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस में जहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे फाइनाइट या नॉन फाइनाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, हम उसकी बात बाद में करेंगे। तो किसी भी सेंटेंस में जहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें मिलती हैं आपको, वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों का जो समूह मिलेगा, वो मिलेगा फ्रेज़। इट डज़ नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस विदाउट अ सेंटेंस एज़ इट डज़ नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब। कह रहे हैं कि ये जो फ्रेज़ होता है, ये किसी तरीके का कंप्लीट सेंस नहीं बनाता। डज़ नॉट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस विदाउट अ सेंटेंस एज़ इट डज़ नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब। अ फ्रेज़ में फंक्शन एज़ नाउन। एक फ्रेज़ किस तरीके से काम कर सकता है? एक फ्रेज़ काम कर सकता है नाउन की तरह से, एडजेक्टिव की तरह से या तो एडवर्ब की तरफ से। अब ये जो फाइनाइट वर्ब यहाँ पे आपने देखा, फाइनाइट वर्ब, इस फाइनाइट वर्ब को यहाँ डिड यू नो के सेक्शन में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से समझाया गया है। फाइनाइट वर्ब इज़ यूजुअली द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस। मैंने आपसे कहा ना कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये जो वर्ब का सेक्शन है, इस वर्ब के सेक्शन में 2 चीज़ें आपको मिलती हैं। एक मिलता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मिलता है मेन वर्ब। आपके पास जो टोटल 4 पार्ट होते हैं टेंस के, प्रेज़ेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इनमें जो आप देखते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये जो 4 पार्ट आपके बन के मिल रहे हैं, तो इनमें वो क्या करते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को फॉलो करते हैं। इट इज़ द वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म टू शो टेंस एंड चेंजेस विद द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। मतलब कि एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आया होगा, उसी के अकॉर्डिंग उस टेंस का वर्ब उसे फॉलो करेगा। अभी देखिए मोना क्या है? मोना एक नाम है और ये सेंटेंस कौन-सा है? ये सेंटेंस है प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर ये सेंटेंस है, तो आपका सब्जेक्ट मोना जो कि सिंगुलर है, उसमें आपने क्या किया है, एस या ईएस यूज़ किया है। ये आपने टेंस में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पढ़ा होगा। नेक्स्ट है वी एन्जॉय ड्राइविंग इन द हिल्स। अब यहाँ पर क्या किया उन्होंने, वी, वी आपका प्लूरल है, तो वी इस प्लूरल फॉर्म को उन्होंने क्या किया है, एन्जॉय के साथ यहाँ पे एस या ईएस नहीं लगाया क्योंकि ये प्लूरल है, यहाँ पे सिंगुलर है। द फैमिली एन्जॉयड ड्राइविंग अपहिल। अब यहाँ पे द फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, बट ये जो सेंटेंस बन रहा है, ये बन रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। द फैमिली एन्जॉयड, राइट? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो इन्होंने एन्जॉयड ईडी किया है। आप जानते हैं कि किसी भी वर्ब में हमेशा मेन वर्ब में 5 फॉर्म होते हैं। अगर मैंने कहा कि एन्जॉय, तो मैं सेकंड फॉर्म बोलूँगा एन्जॉयड, थर्ड फॉर्म एन्जॉयड, फोर्थ फॉर्म एन्जॉयिंग एंड फिफ्थ फॉर्म एन्जॉय, एन्जॉयस। सो अभी जैसे कुछ इसी तरीके से फॉर्म होते हैं ना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज़। सो सेम इसी तरीके से है ये। लेट अस रीड मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। पहला फ्रेज जो कि इंट्रोडक्शन के रूप में यहाँ आपके दिया गया है, नाउन फ्रेज। सी व्हाट इज नाउन फ्रेज? Noun phrase is a group of words that does not have a
that does not have a finite verb and is made up with head noun or pronoun and other modifiers before or after it. अब यहाँ पे एक रिकैप वाला जो सेक्शन है वो इस लाइन को समझाने में आपकी मदद करेगा। अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज डूअर। डूअर मतलब होता है कर्ता, जो कि मेन होता है। डूअर ऑफ अ एक्शन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द रिसीवर ऑफ एक्शन इंडिकेटेड बाय द वर्ब। मतलब अगर ये जो वर्ब है उसमें क्या कह रहे हैं, अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है। वो बताता है कि ये काम कैसे हो रहा है। जैसे द पेंटर पेंटेड, पेंटर ने क्या किया, पेंट किया। अब क्या पेंट किया है, इसको बताने के लिए रिसीवर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इंडिकेटेड बाय द वर्ब। वर्ब में जो भी एक्शन हुआ है इसको कौन बताएगा, इसको बताएगा ये ऑब्जेक्ट। द पेंटर पेंटेड क्या, द पिक्चर। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और एज अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या करेगा, वो उसकी विशेषता बताएगा। अ नाउन फ्रेज कैन बी रिप्लेस्ड विथ अ नाउन और प्रोनाउन। एक नाउन फ्रेज किसके द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के थ्रू। दो एग्जाम्पल बताए गए हैं। माई न्यू पेयर ऑफ जीन्स इज वेरी कंफर्टेबल। अब यहाँ पे माई न्यू पेयर ऑफ जीन्स इज वेरी कंफर्टेबल। अब मैं चाहता तो मैं सेंटेंस को ऐसे कह सकता था, जीन्स इज वेरी कंफर्टेबल। बट यहाँ पर फ्रेज बनाया गया है, और फ्रेज क्या बनाया गया है, माई न्यू पेयर ऑफ जीन्स। इन दिस सेंटेंस द नाउन फ्रेज माई न्यू पेयर ऑफ जीन्स with the head word jeans is functioning as the subject. जीन्स हेड वर्ड है, मतलब जीन्स मेन है। अगर मैंने आपसे शुरू में ये बात बोली कि अगर जीन्स के पहले माई न्यू पेयर ऑफ ये ना हो तब भी सेंटेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट क्या हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फ्रेज, और फ्रेज में कौन सा फ्रेज पढ़ रहे हैं, नाउन फ्रेज। सो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि इनको जोड़कर एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बना रहे हैं जो कि इसकी मीनिंग को निकाल रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, वी हैव अडॉप्टेड अ स्मॉल ब्लैक पपी। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसा बोलूं, वी हैव वी हैव अडॉप्टेड पपी, तो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो रहा है। बट आप इसकी मीनिंग देखेंगे तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि इन दिस सेंटेंस द नाउन फ्रेज a small black puppy with the head noun puppy is functioning as the object। जो सेंटेंस के शुरू में आ रहा है वो एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, और जो सेंटेंस के बाद में आ रहा है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है। और उसमें भी ये a small ब्लैक, ये फ्रेज हेड वर्ड नाउन पपी के साथ आ रहा है, और यहाँ पर माय न्यू पेयर ऑफ, ये फ्रेज आ रहा है हेड नाउन जींस के साथ। अब पेज नंबर सेकंड पे आप देखते हैं तो आपको क्या दिखाया जाता है, आपको दिखाया जाता है तीसरा एग्जाम्पल जिसमें ये बताया गया है, माई ग्रैंड मदर गेव मी अ न्यू बुक फॉर माई बर्थडे। इन दिस सेंटेंस द फ्रेज माई बर्थडे विद हेड वर्ड बर्थडे इज फंक्शनिंग एज द कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर मैं इसको इस सेंटेंस को मैं इस तरीके से बोलूँ, माई ग्रैंड मदर गेव मी, मेरी दादी माँ ने मुझे दिया। क्या दिया, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आप क्या बताएंगे, अ न्यू बुक, और वो कब दिया, ऑन माई बर्थडे। अब आप देखिए एक्सरसाइज ए, अंडरलाइन द नाउन फ्रेज in these sentences, then work in pairs and check each other's answer। So चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, द बिग ब्राइट फुल मून अडॉर्न द स्काई। सो नाउन फ्रेज यहाँ पर क्या निकल कर आता है, द बिग ब्राइट फुल मून। सेकंड क्वेश्चन है, बर्थ ड्रीम्ड शी वॉज ऑल एलोन ऑन द लोनली प्लैनेट। सो नाउन फ्रेज है शी, all alone on a lonely planet, a lonely planet. Third, there are many dogs in my uncle's house. The big black is very friendly. Noun phrase क्या निकल कर आ रहा है, my dogs, my uncle's house, the big black one. Fourth question है, my piano lessons are progressive well. So noun phrase है my piano lessons. Fifth question, the paperback edition of this book is not available everywhere. Noun phrase है the paperback edition of this book. Sixth question, the chemical pesticides and fertilizers are poisoning water bodies too. Noun phrase chemical pesticides and fertilizers. Next है इसी में water bodies. Seventh,
My 70 years old grandmother wants to buy a new sports car. नाउन फ्रेज है my 70 year old grandmother. एंड इसी में एक और नाउन फ्रेज निकल कर आता है a new sports car. एट्थ क्वेश्चन, the new travel agency serves only elderly travelers. Noun phrase, the new travel agencies, elderly travelers. Ninth question, Bina has recently donated 100 books to charity. Noun phrase है 100 books and charity. Last question जो इस चैप्टर में आया हुआ था, the old man in the blue shirt is the new karate teacher. So noun phrase है the old man in the blue shirt, the new karate teachers. देखिए नाउन फ्रेज समझने के बाद हमें ये समझना है एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है. सो एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट हैव फाइनाइट वर्ब. इसमें भी कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता. फाइनाइट वर्ब भी आपने इसके पहले ही पेज नंबर 1 पे देखा फाइनाइट वर्ब क्या होता है. एंड दैट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव एंड मॉडिफाइज एज नाउन, अ नाउन फ्रेज और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस. सो अगर मैं फ्रेज के बारे में बात करूं तो अभी आपने इसके पहले ही देख लिया कि फ्रेज का मतलब ये होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा शब्दों का कलेक्शन हो. ठीक है. अब एडजेक्टिव की डिफिनिशन अगर आपने क्लास 7 तक पढ़ी है तो आपको पता है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, क्वालिफाई और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन. तो क्या करेंगे यहाँ पर, अगर कोई एडजेक्टिव फ्रेज में एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो आप इसको बेसिकली इस तरीके से समझिएगा कि अगर उस एडजेक्टिव फ्रेज को अगर आप निकालते हो तो बात करेगा किसी कमी के बारे में. जैसे अगर आप किसी नाउन फ्रेज में नाउन को निकाल रहे थे तो वो क्या बात कर रहा था, वो बात कर रहा था व्हाट की. ठीक है, व्हाट मतलब क्या होता है, क्या. ठीक है. अभी देखिएगा यहाँ पर, it has a head adjective that is further modified by any of these determiners. Point number 1. So जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पर डिटर्मिनर्स, एडवर्ब और फ्रेज के बारे में बात कर रहे हैं. और फ्रेज कैसा, जो कि एक्ट करे कॉम्प्लीमेंट, विशेषता बताए हेड एडजेक्टिव की. आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, अगर आपको फिर डाउट हो रहा है तो मैं फिर से लाइन रिपीट कर दूं. इट हैज हेड एडजेक्टिव दैट इज फर्दर मॉडिफाइड बाय एनी ऑफ दीज. एनी ऑफ दीज मतलब कौन कौन से हो सकते हैं, डिटर्मिनर हो सकते हैं, एडवर्ब बिफोर और आफ्टर द हेड एडजेक्टिव, और phrases that acts as the complement of the head adjective. अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझनी है. डिटर्मिनर के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई हैव अ फ्यू फ्रेश ऑरेंजेस. सो फ्यू फ्रेश क्या हो जाएगा, फ्यू फ्रेश यहाँ पर डिटर्मिनर का काम कर रहा है. एडवर्ब बिफोर और आफ्टर द हेड एडजेक्टिव. तो हैप्पी अगर आपका एडजेक्टिव है तो या तो इसके पहले या इसके बाद कोई एडवर्ब आएगा. नेक्स्ट है फ्रेजेस दैट एक्ट एज कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है. किसका, किसी हेड एडजेक्टिव का. शी इज ऑफ्रेड ऑफ that room. Sometimes an adjective phrase may have more than one head adjective. यहाँ पर एक चीज इसको समझने से पहले आप ये देखिएगा, अगर आपने क्लास 7 तक एडजेक्टिव पढ़ा है तो आपने देखा होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, राइट. सेकंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. थर्ड, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, राइट. फोर्थ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके. फिफ्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड सिक्स्थ इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. तो ये सारी जो एडजेक्टिव्स अगर आपने पढ़े हैं तो आपको याद होगा बेसिकली कि उसमें किस तरीके से इन टोटल 6 एडजेक्टिव को यूज करते हुए फ्रेम किया जाता था, बताया जाता था कि एडजेक्टिव क्या है. सेम इसी तरीके से अगर हमें एडजेक्टिव को समझना है तो हमें ये बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए. अब आप यहाँ पर देखिएगा, नाउ लेट अस रीड अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव फ्रेजेस. कुछ और एग्जांपल जो हैं, ये 2 पॉइंट्स बने हुए हैं. वी ऑर्डर्ड सम चीज़ी पिज़्ज़ास, हियर द एडजेक्टिव सम. यही है ना वर्ड, सम. अब आप मुझे बताइएगा ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये तीनों में से क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. सम चीज़ी पिज़्ज़ास. Adjective phrase some cheesy with head adjective some and cheesy is modifying the noun pizza. So आपको याद था ना कि आपने ये पढ़ा है an adjective is a word which qualify a noun or pronoun. So ये जो some है ये किसको modify कर रहा है? ये modify कर रहा है इस noun pizza को. Second है he was thin, tall and grumpy. देखिएगा जो मैंने एग्जाम्पल आपके लिए बोला, ही वाज़ थिन, टॉल एंड ग्रिम्पी, तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज़ है. अब ये किसकी विशेषता बताएगा? ये इस प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है. और ये प्रोनाउन की विशेषता क्या है? कि ये है थिन, टॉल एंड ग्रिम्पी. अगर इसको मैं निकाल दूँ ना, तो ये
उसकी कमी के बारे में बात करेगा, लेकिन जब मैं इसे ऐड कर दूँ तो ये इसकी विशेषता के बारे में बात करेगा। यही होता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज़। थर्ड एग्ज़ाम्पल जो आपके पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है, द documentary film was terribly boring. Here the adjective phrase terribly boring with the head adjective boring is modifying the noun phrase documentary film. अब ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्या है? ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपका सब्जेक्ट होने के साथ ही साथ ये एक नाउन की तरह भी ट्रीट हो रहा है और इसको कौन मॉडिफाई करेगा? इसको मॉडिफाई करेगा टेरिबली बोरिंग। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे सेक्शन बी में, ये आप देखिए ये छोटी-छोटी डिटेल्स हैं। एडजेक्टिव फ्रेज़ जो आपके लिए दिया गया है, ये एक छोटी-सी डिटेल्स है। ये सिर्फ़ एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर आपको यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आगे चल के जो एडजेक्टिव फ्रेज़ का एक चैप्टर ही रहेगा, तो वहाँ पर आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। सेक्शन बी का एक्सरसाइज़, अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेज़ इन दिस डिस्क्रिप्शन एंड देन चेक योर आंसर विद द टीचर। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ सेक्शन बी। मैं आपके लिए सेंटेंस रीड कर रहा हूँ, आप वहाँ पर मिलाते रहिएगा। आप देखेंगे फुल स्टॉप जहाँ पर आएगा, वहाँ पर आप उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। इट वाज़ अ कोल्ड एंड ब्लिक विंटरी इवनिंग। सो अंडरलाइन करिएगा, कोल्ड एंड ब्लिक विंटरी को ये डिस्क्राइब कर रहा है किसे? इवनिंग को। सेकंड है द जेंटल मर्मरिंग ब्रीज टैपिंग अगेंस्ट द विंडो ब्लिंड्स। जेंटल मर्मरिंग क्या कर रहा है ये? डिस्क्राइबिंग ब्रीज। सेकंड स्ट्रेंच ऑफ सेकंड लाइन में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा आउटसाइड द विंड ब्लू द फॉलन येलो लीव्स टू अनदर लोनली प्लेस। अंडरलाइन करिएगा फॉलन येलो को बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग लीव्स। सेकंड यहाँ पर जो आपको एडजेक्टिव फ्रेज मिलता है वो है अनदर लोनली डिस्क्राइबिंग प्लेस। फोर्थ है सून वॉइट फीदरी फ्लेक्स कवर्ड विथ अर्थ। सो वॉइट फीदरी ये डिस्क्राइब कर रहा है फ्लेक्स को। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए निकल कर आता है प्रिपेयरिंग अस फॉर अ चिली वॉइट मॉर्निंग। सो चिली वॉइट डिस्क्राइबिंग मॉर्निंग। थर्ड पैराग्राफ में वी स्टेड इनसाइड द वार्म वुडन हाउस। सो वार्म वुडन ये आपको क्या कर रहा है? डिस्क्राइबिंग टू हाउस। नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे इट वॉज अमेजिंग वेदर सुटेबल फॉर अ लॉन्ग अवेटेड फैमिली गेट टुगेदर। सो क्या क्या एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ पर आपके लिए निकल कर आ रहे हैं? अमेजिंग बट फ्रेज एन अमेजिंग, suitable for an long awaited family describing weather, long awaited family describing get together, meet my, there is a line that meet my naughty cousins after a long time। तो यहाँ पर naughty ये वर्ड निकल कर आता है। एडजेक्टिव फ्रेज हेयर जस्ट माई नॉटी माई विटी एंड क्रिसमस अंकल। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आपके लिए सारे लाइन नहीं लिखी हुई है, जो मेन पार्ट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको मैंने यूज किया हुआ है। विटी एंड क्रिस्मेटिक आई होप आप अंडरलाइन कर रहे होंगे। अ वेल नोन क्लॉब ट्रॉटर well known. Many fantastic and mind blowing stories, fantastic and mind blowing. Singing old forgotten songs, so old forgotten, describing songs. Similar windy, wintry night, similar windy, wintry. A hill station almost a decade ago, so no adjective phrases here. 15. In past, it began snowing. Soon, the grounds were covered with a thick white blanket of snow. So, there will be answer a thick white describing blanket. आपने नाउन फ्रेज देख लिया, आपने एडजेक्टिव फ्रेज देख लिया, अब आप एडवर्ब फ्रेज देखेंगे। एडवर्ब फ्रेज में मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि 3 चीज़ें आप बेसिकली अपने दिमाग में बैठा के रखें। जैसे एडवर्ब के तो बहुत सारे पार्ट्स हैं। MPT मैनर, प्लेस एंड टाइम। उसके पहले एडवर्ब फ्रेज की छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट हैव फाइनाइट वर्ब। डज नॉट हैव फाइनाइट वर्ब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। दैट एक्ट्स एन एज एन एडवर्ब दैट मॉडिफाइज, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, वर्ब एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस। तो कोई भी जो एडवर्ब फ्रेज होगा वो किसी वर्ब, एडवर्ब या किसी एडजेक्टिव को क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। द हेड ऑफ एन एडवर्ब फ्रेज इज एन एडवर्ब दैट मॉडिफाइज बाय अदर वर्ड्स बिफोर और आफ्टर इट। जो हेड होगा क्या एडवर्ब फ्रेज का, वो एक एडवर्ब होगा जो मॉडिफाई करेगा उसके पहले या उसके बाद आए हुए शब्दों को। कैसे? देखिएगा, एन एडवर्ब फ्रेज में गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मैनर, प्लेस, टाइम, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री ऑफ अ वर्ब। An adjective
और अनदर एडवर्ब। 4 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। उसकी मदद से हम एडवर्ब फ्रेज को और डीपली समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है किसका? फ्रेज का। The audience sang very enthusiastically with core. core मतलब समूह गीत. Here, adverb phrase of manner very enthusiastically with the head adverb enthusiastically is modifying the verb sang. अब ये जो sang word है ना, अभी मैंने आपसे क्या कहा था, आपको स्टार्टिंग में याद होगा जब मैं नाउन फ्रेज आपको पढ़ाया था। सो उसमें मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें होनी चाहिए। तो जब आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मैं इस सेंटेंस को ऐसे रीड कर सकता हूँ, द ऑडियंस सैंग विथ द कोर। अब मैंने जो ये वर्ड यूज किया है ना यहाँ पे, वेरी एंथुजियास्टिकली, ये एडवर्ब फ्रेज है। बस इट वाले एडवर्ब फ्रेज को मॉडिफाई करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? सैंग की। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं फिर से आपको बता दूं, कहीं पे वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब ये आए तो ही ये किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये जो सैंग है ये वर्ब है। ये किसको मॉडिफाई करेगा? दैट वेरी एंथुजियास्टिकली। बात समझ में आ गई? अब आप यहाँ पर देखिएगा, दिस क्लासिकल डांसर परफॉर्म्स वेरी ऑफन इन दिस क्लब। Here, adverb phrase of frequency very often with the head word often is modifying with the verb perform. ये किसके थ्रू मॉडिफाई हो रहे हैं? ये वर्ब परफॉर्म के थ्रू मॉडिफाई हो रहे हैं। Nurul painted the wall quite carefully. अगेन आपको वर्ब मिल रहा है, बट ये किस तरीके से हो रहा है? मैनर से हो रहा है। मैंने आपको शुरू में बताया ना, एमपीटी अगर आपको याद है, मैनर, प्लेस और टाइम, तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। Here the adverb phrase of manner quite carefully with the head adverb carefully is modifying the verb painted. लास्ट एग्जाम्पल है, Nilofer had planted the sapling right here. Here, the adverb phrase of place right here with the head adverb here is modifying the verb had planted. अब यहाँ पे here किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे here बात कर रहा है adverb of place की बात कर रहा है। तो ये जो adverb of place है, ये किस हेड वर्ड को डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है हेयर को। इसी छोटे से डिस्क्रिप्शन के बेस पर आपके लिए यहाँ पेज नंबर 4 का एक्सरसाइज सी एंड डी दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। अंडरलाइन द हेड adverb phrase in these sentences, then work in pairs and check each other's answer. You may circle the head adverb. So टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन है। उन 6 क्वेश्चन को आप क्या करिएगा? अंडरलाइन करिएगा। मैं आपको एडवर्ब फ्रेज और हेड एडवर्ब दोनों बताता हूँ। द ट्रेन मूव्ड क्वाइट स्लोली एज इट नियर्ड द स्टेशन। तो आपके लिए यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज क्या है? क्वाइट स्लोली। हेड एडवर्ब क्या है? स्लोली। सेकंड क्वेश्चन, ही स्पोक सरप्राइजिंगली वेल दो इट वॉज हिज डेब्यू। एडवर्ब फ्रेज सरप्राइजिंगली वेल, हेड एडवर्ब क्या है आपके लिए यहाँ पर? वेल। थर्ड क्वेश्चन है, वी डाइन आउट ओनली ओकेजनली। एडवर्ब फ्रेज ओनली ओकेजनली, हेड एडवर्ब क्या निकल कर आता है? ओकेजनली। फोर्थ क्वेश्चन है, द फायर फाइटर्स गॉट इन टू एक्शन रियली क्विकली। एडवर्ब फ्रेज है रियली क्विकली और हेड एडवर्ब निकल कर आता है आपके लिए क्विकली। फिफ्थ क्वेश्चन है, यू शुड हैव सबमिटेड द रिपोर्ट मच अर्लियर। एडवर्ब फ्रेज मच अर्लियर, हेड एडवर्ब अर्लियर। नेक्स्ट है, माई ग्रैंड मदर लुक्ड आफ्टर मी एक्सट्रीमली वेल। हेड एडवर्ब वेल, एडवर्ब फ्रेज एक्सट्रीमली वेल। यहाँ पर एक्सरसाइज डी भी दी हुई है और इस एक्सरसाइज डी में ये कहा गया है कि ऊपर दिए गए जो 6 सेंटेंसेस हैं, उन 6 सेंटेंसेस के थ्रू जो एडवर्ब फ्रेज मिलेंगे, उनके हेल्प से आप 2 सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। तो सेंटेंस 1, द ओल्ड मैन वॉक क्वाइट स्लोली अलोंग द नैरो पाथ। सेकंड सेंटेंस, द रिवर फ्लोट क्वाइट स्लोली आफ्टर द हैवी रेन्स स्टॉप। सेकंड सेकंड जो एडवर्ब फ्रेज निकल कर आया था, सरप्राइजिंगली वेल। सो सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2, शी परफॉर्म सरप्राइजिंगली वेल इन द फाइनल एग्जाम। सेंटेंस 2, द टीम प्लेड सरप्राइजिंगली वेल डिस्पाइट द टफ competition. Adverb phrase only occasionally, we visit our hometown only occasionally. He eats sweets only occasionally to stay.
healthy. Fourth adverb phrase आया था really quickly. So sentence 1, the children finished their homework really quickly. Sentence 2, the fire spread really quickly through the dry forest. Fifth adverb phrase much earlier, you should have arrived much earlier to avoid crowd. Sentence 2, the flowers bloomed much earlier this year. Sixth adverb phrase extremely well, she plays the piano extremely well, the team coordinated extremely well the event. Prepositional phrase. Prepositional phrase is a group of words that does not have finite verb, that begins with a preposition, is followed by a noun or noun phrase, an adjective or adjective phrase और adverb और adverb phrase. मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि जो आपने noun phrase पढ़ा, adjective पढ़ा, adverb पढ़ा, उसमें आप हमेशा इस चीज़ पे ख्याल रखिएगा कि वो किस चीज़ को modify कर रहा है या followed कर रहा है. तो यहाँ पे आपने देखा noun या noun phrase, adjective और adjective phrase, adverb और adverb phrase. यहाँ पर आप किस किस चीज़ों को देखोगे? On, from, in, by जैसे शब्दों को. 5 एग्जाम्पल से हम काफी डीपली समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल है देयर वॉज अ बिग pothole on the main road. Here the prepositional phrase on the road. अब यहाँ पे prepositional phrase जो बताया गया है आप इस सेंटेंस को दोबारा पढ़िएगा there was a big pothole. तो सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है वो बट प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑन द मेन रोड ये सेंटेंस लाने के बाद सेंटेंस को इंक्रीज करते हुए ये प्रीपोजिशनल फ्रेज की कैटेगरी में आ रहा है और क्या कर रहा है बिगनिंग विथ द प्रीपोजिशन ऑन. देखिए सेंटेंस कैसे स्टार्ट हो रहा है ऑन से फॉलोड बाय द नाउन फ्रेज द मेन रोड इज एन एडवर्ब फ्रेज दैट मॉडिफाइंग द वर्ब वॉज. ठीक है. इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में आप देखिएगा आई ट्रेवल्ड बाय बस फ्रॉम देयर. मैं आई ट्रेवल्ड बाय बस फ्रॉम देयर. मैंने ट्रेवल किया किसके थ्रू? बस के थ्रू. फ्रॉम देयर वहां से. यहाँ पर जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है फ्रॉम देयर बिगिनिंग विद द प्रीपोजिशन फ्रॉम ऑब्वियस सी बात है फ्रॉम से शुरुआत हो रही है फॉलोड बाय द एडवर्ब देयर. इसके बाद इस फ्रॉम के बाद क्या आ रहा है? देयर एडवर्ब फ्रेज दैट इज मॉडिफाइंग द वर्ब ट्रेवल्ड. अब यहाँ पे मॉडिफाइंग द वर्ब ट्रेवल्ड ये जो वर्ड है इसको आप इस तरीके से समझिए अगर मैं इस सेंटेंस को सिर्फ इतना रीड करूँ आई ट्रेवल्ड बाय बस तब भी आपको समझ में आ जाएगा. बस उस प्रीपोजिशनल फ्रेज को वहाँ पर ऐड करके सेंटेंस को ये बताया जा रहा है कि वो सेंटेंस किसी नाउन या नाउन फ्रेज का है, एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज का है या एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज का है. थर्ड एग्जांपल द हाउस एट द एंड of the street is haunted. Here, the prepositional phrase at the end of the street is an adjective phrase that is modifying the noun phrase the house. अब इस सेंटेंस को आप ऐसे पढ़िएगा द हाउस इज हॉन्टेड. राइट. द हाउस इज हॉन्टेड ये सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है बट एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है किसके थ्रू? प्रीपोजिशनल फ्रेज के. The prepositional phrase at the end of the street is an adjective phrase that is modifying the noun phrase the house. अभी अगर आपको कंफ्यूज हो रहा होगा तो मैं फिर से बता दूं द नाउन ये आपका सब्जेक्ट है सॉरी द हाउस ये सब्जेक्ट है जो कि नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पर. एट द एंड ऑफ द हाउस एट लगने से ये प्रीपोजिशनल फ्रेज की कैटेगरी में आ रहा है और उसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि ये हॉन्टेड है. शी टॉक टू एवरीवन in a pleasing way. Here, the prepositional phrase in a pleasing way is an adverb phrase that is modifying the verb talked. प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या निकल कर आ रहा है? इन अ प्लीजिंग वे. राइट. अब यहाँ पे इन अ प्लीजिंग वे जो निकल कर आ रहा है इस एग्जाम्पल में आप देखिएगा यहाँ पर क्या बताते हैं शी टॉक टू एवरीवन ये सेंटेंस कंप्लीट है बट प्रीपोजिशनल फ्रेज में ये बताया जाता है इन अ प्लीजिंग वे. और आपको याद होगा मैंने आपसे लास्ट टाइम बताया था कि एम पी टी मैनर प्लेस टाइम तो किस तरीके से बात कर रहा है? एडवर्ब फ्रेज क्या निकल कर आता है? प्लीजिंग वे. बहुत ही मैनरफुल तरीके से बहुत ही खुशनुमा तरीके से बात कर रहा है. द पार्क बाय the river is very crowded. Here the prepositional phrase by the river, the park is very crowded. Sentence complete है. But prepositional phrase by the river is an adjective phrase that is modifying the noun phrase the park. अब यहाँ पे एक did you know के सेक्शन में आप देखते हैं did you know का सेक्शन बताता है a noun phrase has head noun, an adjective phrase has head adjective, an adverb phrase has head adverb. All these head words can generally be used
in isolation with other modifiers. For example, these soft and chewy candies are called marshmallows. If the phrase soft and chew, ये देखिएगा यहाँ पर इसे कट करके लिखा है, is deleted in a noun phrase, these soft and chew candies, it does not affect the meaning of the sentence. Of course, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये soft and chew यहाँ पे ना हो, तब भी सेंटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. These candies are called marshmallow. हम आपको इस तरीके से सेंटेंस पढ़ के बताएंगे. पर the preposition in a prepositional phrase needs to be followed by a noun, noun phrase, adjective or adjective phrase, adverb और adverb phrase. इसी तरीके से अगर आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज समझ में आया होगा तो इसकी एक्सरसाइज ई एंड एफ करते हैं यहाँ पर. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन देन अंडरलाइन द प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड नाउ फॉर्म्ड. सो पहला क्वेश्चन है द टॉल ट्री स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड ड्यूरिंग द स्टॉर्म. सो फिल इन द ब्लैंक्स में आप फिल करेंगे फ्रॉम प्रीपोजिशनल फ्रेज है फ्रॉम साइड टू साइड. सेकंड क्वेश्चन है द बिल्डिंग नियर द मार्केट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड. फिल इन द ब्लैंक्स आप फिल करेंगे नियर प्रीपोजिशनल फ्रेज near the market. They sat near the river while their fishing rods dripped in. Fill in the blanks में आप fill करेंगे यहाँ पर near, okay, near the river. Please bear with a temporary disruption in your network. Fill in the blanks with prepositional phrase with a temporary disruption. Fifth, if you take pride in your work, you will always give your best. Prepositional phrase in your work. Sixth question, Siva is slow in the game may not move to the next level. अब यहाँ पर prepositional phrase हो जाएगा in the game और to the next level. Work in a group and identify two kinds of phrase, noun, adjective or adverb in each of these sentence. Question number F. So यहाँ पर the old and experienced teacher called me to the front of the class. The old and experienced teacher, adjective phrase, the front of the class, noun phrase. The small black counter in the kitchen is made of marble. The small black counter, adjective phrase, in the kitchen, adverb phrase. Third question, the crooked little cottage stands behind the school wall. The crooked little cottage, adjective phrase, behind the school wall, adverb phrase. Fourth, the hungry little caterpillar crept up the leafy stem. The hungry little caterpillar, adjective phrase, and up the leafy stem, adverb phrase. Fifth question, she behaved in a ridiculous manner on a stage. In a ridiculous manner, adverb phrase, on the stage, adverb phrase. Sixth question, stealing another's money is against the law. Stealing another's money, noun phrase, against the law, adverb phrase. Seventh question, independent India has moved fast towards becoming a developing economy. Independent India, adjective phrase, towards becoming developing economy, adverb phrase. Eighth question, which is the last one, the weak looking old man was participating very enthusiastically in the cleanliness drive. The old, the weak looking old man, adjective phrase, very enthusiastically, adverb phrase. यहाँ पर नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज के बाद एक समरी दी हुई है. समरी को देखिएगा आपने क्या क्या सीखा. In this lesson, we have learned that a sentence may be made up of different kinds of phrases. कौन कौन से different kinds हो सकते हैं? Noun phrase, adjective phrase, adverb phrase और prepositional phrase. अगर पूरा चैप्टर आपको समझ में आया then you are the best one. नहीं समझ में आया तो ये समरी देखकर भी आपको चैप्टर काफी इजीली समझ में आ सकता है. Noun phrase with a head noun is a group of words that does not have finite verb and then function as the subject of the verb as complement in a sentence. Adjective phrase क्या होता है? इसमें एक head adjective होता है जो कि शब्दों का एक समूह है जिसमें कोई finite verb नहीं है और ये उस सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है. एडवर्ब फ्रेज क्या है? एडवर्ब फ्रेज में एक मेन एडवर्ब होता है जो ऐसा शब्दों का समूह है जहां पर कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता और वो फंक्शन कैसा करता है, काम कैसा करता है, एक एडवर्ब की तरह काम करता है. प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज ऐसा फ्रेज जो कि प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है, जो कि फॉलोड होता है किसी नाउन या नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज से. एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है, प्रीपोजिशनल फ्रेज
शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता, जिसमें फंक्शन करता है, जो कार्य करता है किसी कॉम्प्लीमेंट विशेषता बताने वाले की तरह, एक एडजेक्टिव फ्रेज़ की तरह, एक एडवर्ब फ्रेज़ की तरह, किसमें? उस सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में प्रीपोज़िशनल फ्रेज़ आया हो। इट डज़ नॉट एक्ट लाइक अ प्रीपोज़िशन इन अ सेंटेंस। ये नाउन फ्रेज़, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह उस सेंटेंस में काम नहीं करता, ठीक है? यहाँ पर आप मीनिंग देखिएगा, इट डज़ नॉट लाइक अ प्रीपोज़िशनल इन अ सेंटेंस। सो आई होप आपको चैप्टर 1 क्लियर होगा हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।